नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा। हमारी खास पेशकश प्राइम टाइम डिबेट में आप सभी का स्वागत करता हूं। हर सरकार हमेशा से किसानों की हमदर्द बनने की कोशिश करती है और चुनाव के वक्त वादा करती है कि हम किसानों के कर्ज को माफ कर देंगे, लेकिन शायद ही ऐसा हो पाता है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ताजा मामला हनुमानगढ़ जिले से निकलकर सामने आया है, जहां आपको बता दें कि सहकारी विकास बैंक की ओर से ऋण नहीं चुकाने वाले 20 किसानों की जमीन कुर्क करने की सूचना जारी की गई। आपको बता दें कि इन किसानों को जल्द से जल्द ऋण नहीं चुकाने पर जमीन नीलाम करने की चेतावनी दे दी गई है, जिसके बाद प्रदेश की भाजपा सरकार कांग्रेस के निशाने पर आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार और पीएम मोदी पर भी सियासी हमला बोला है और आपको बता दें कि एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि भाजपा ने राजस्थान में अपने घोषणा पत्र पर पेज संख्या 42 पर वादा किया था कि किसानों की जमीन नीलामी रोकना सुनिश्चित करने की बात कही थी, लेकिन राजस्थान में किसानों की जमीन नीलामी लगातार हो रही है। इसके बाद पीसीसी चीफ डॉक्टर सरा ने भी पोस्ट पर हमला बोला। बता दें कि कांग्रेस की इस हमलों के बीच आज सहकारी बैंक ने एक और विज्ञापन जारी किया। इस विज्ञापन में नीलामी को स्थगित करने की बात कही गई। वहीं आज बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के साथ अशोक गहलोत पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वे जो किसानों के इतने किसान हितैषी बन रहे हैं, उन्होंने हमेशा किसानों को गुमराह किया है। अब ऐसे में सवाल ये निकलकर सामने आता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ही किसान की हितैषी कौन है? कब तक किसानों को सियासत का केंद्र रखा जाएगा, और अगर ऐसा है तो किसानों के दर्द के साथ आखिर कौन खड़ा होगा? फिर सियासत का केंद्र बना किसान, ये बड़े सवाल जो है वो निकलकर सामने आने लाजमी हो जाते हैं, क्योंकि सरकारें तमाम आती हैं, तमाम जाती हैं, तमाम वादे, तमाम दावे होते हैं, लेकिन आखिरकार किसान को मिलता क्या है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले कुछ बयान जो है हम आपको सुनवा देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, जो कहने के तो इस सूबे में 3 बार मुख्यमंत्री रहे और लोकसभा के चुनाव में उन्हें पूरे हिंदुस्तान 2 लोकसभा में दिखाई दिया। एक लोकसभा उनके पुत्र की जब राजस्थान में चुनाव हो रहे थे। अब अमेठी और गांधी परिवार, उन्होंने एक वक्तव्य जारी किया और ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस संकल्पों को लेकर सत्ता में आई थी, जिन संकल्पों में 45% संकल्प पूरा करने का मुख्यमंत्री जी बात कह रहे हैं, उन्हीं संकल्पों से दरकिनार करके और हनुमानगढ़ के अंदर, राउतसर के अंदर भूमि विकास बैंक ने कुछ नोटिस जारी किए और किसानों की जमीन नीलाम होने के नोटिस जारी किए। सरकार ने तत्काल इस पर कार्रवाई की और एक और प्रशासनिक आदेश जारी करके इस प्रकार के जितने भी ये आदेश संख्या है क्रमांक 10 सह विविध 2023 दिनांक 20/5/2024, इसमें बकाया कृषि ऋण की वसूली हेतु अग्रिम आदेश तक नीलामी की कार्रवाई स्थगित किए जाने के आदेश जारी किए। पर पूर्व मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर 5 एकड़ तक की कृषि भूमि में नीलाम नहीं होने के संबंध में नवंबर 2020 को एक सीपीसी में अमेंडमेंट लेकर आए थे। मैंने उस वक्त भी विधानसभा में कहा था, सिविल प्रोसीजर कोड जिसके सेक्शन 60 के अंदर अमेंडमेंट लेकर मुख्यमंत्री जी आप आए हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी, ये सेंट्रल एक्ट है और सेंट्रल एक्ट में आप अमेंडमेंट कर रहे हो। निश्चित तौर पर ये राष्ट्रपति महोदय के पास कंसेंट के लिए जाएगा और सेंट्रल एक्ट में संशोधन, सीपीसी में, प्रोसीजर कोड में संशोधन पूरे हिंदुस्तान में लागू होता है, इसलिए ये लागू नहीं होगा। आप किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रावधान आर्टिकल 254(2) में स्पष्ट लिखा गया है। उसके बाद भी उसी को वो लेकर आए और उसी आधार पर अब वर्तमान की सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय मैंने इनको कहा था कि अगर आपको वास्तव में किसान की भूमि की नीलामी को रोकना है तो 1974 के रोड़ा एक्ट में के सेक्शन 13 और 14 में संशोधन लेकर आए, जो उन्होंने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ जो धोखा किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं। इन्होंने 10 तक की गिनती गिनकर किसानों की संपूर्ण कर्जे माफी की बात कही और उस समय 66 लाख किसानों पर 99,996 करोड़ का कर्जा था।
मुश्किल से 14 करोड़ का कर्जा माफ किया, जिसमें 6,000 करोड़ रुपया पिछली सरकार ने माफ किया था। और इसी सरकार ने विधानसभा में, कांग्रेस की सरकार ने खुद ने यह स्वीकार किया था कि जनवरी 2019 से लेकर जनवरी 2022 तक 22,215 प्रकरण के अंदर किसानी की जमीन कुर्क हुई और 18,817 किसानों को जमीन कुर्क करने का आदेश जारी किए। आज वो किस मुंह से लेकर आज इस प्रकार की बात कर रहे हैं। आज भी उन्होंने खुद ने विधानसभा में ये कहा था, कल्ला कमेटी बनाई थी। पूरा कार्यकाल गुजर जाने के पश्चात भी कल्ला कमेटी की रिपोर्ट सामने नहीं आई और जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उन किसानों पर आज भी अवधि पार का 12,000 करोड़ रुपया बकाया है। मैं ये कह सकता हूं कि गहलोत साहब उस सरकार पर आरोप लगा रहे जो सरकार डबल इंजन की है, जिस सरकार में प्रधानमंत्री जी की अगुवाई के अंदर राजस्थान के अंदर 67 लाख किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 19,996 करोड़ रुपए गए हैं। जिस सरकार डबल इंजन की सरकार में की केंद्र सरकार ने 17,000 करोड़ से ज्यादा फसल बीमा योजना का पैसा किसान के खाते में दर्ज किया और जिन्होंने 1914 से पहले जो पूरे कृषि का बजट 24,600 करोड़ रुपए हुआ करता था, वो बढ़कर आज 1,25,000 करोड़ हो गया। गहलोत भजनलाल जी की सरकार कटिबद्ध है। हमने आदेश भी जारी कर दिए कि किसानों की जमीन नीलाम नहीं होगी और आगे किस प्रकार इस पर नीतिगत फैसला लिया जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री जी के स्तर पर संज्ञान में उनके आया है। शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। एक कमेटी बनाकर अध्ययन करके इस समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने सुना, जहाँ पर तमाम बयान जो है वो यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। अब इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। कृष्ण कुमार जानू है भाजपा प्रवक्ता, आपका स्वागत करता हूं। साथ ही साथ भीमराज जाखड़ हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले भीमराज जी, आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि जो किसान की जमीन है उसको नीलाम करने की बात यहाँ पर सामने आई, जैसे ही मामले ने तूल पकड़ा उसके बाद इस फैसले को वापस लिया गया और अब बैंक की तरफ से कह दिया गया कि फिलहाल अभी इसको स्थगित कर दिया गया है। किसानों के लिए दावे वादे तमाम चीजें देखने को मिलती, लेकिन उसके बावजूद किसानों की स्थिति को आप किस तरीके से देख पा रहे हैं मौजूदा स्थिति में? देखिए सर, पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जिस जगह ये नीलामी का नोटिस भूमि विकास बैंक ने निकाला, ये वही जगह है जब वसुंधरा गवर्नमेंट थी और किसान पानी मांग रहे थे, नियत पे किसानों को गोलियों से लूटा गया। अब मैं आ गया तो इस बात पे, यदि बीजेपी को किसानों की चिंता थी तो केंद्रीयकृत बैंकों का लोन भी ये राइट ऑफ कर सकते, 10 साल सत्ता में थी। और यदि बीजेपी को किसानों की चिंता है तो इस बात का बताएं कि यहाँ जानू जी मेरे मित्र बैठे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी 2023 विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र में कहा था हम किसानों को 2800 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदे थे, आज 2400 रुपए खरीद रहे हैं। दूसरा, जब पिछली सरकार कांग्रेस की थी, 1,000 गोंड मंडियां लगाई, उन मंडियों को बंद क्यों किया गया बीजेपी आते ही? और उस समय सरसों 6,000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही, आज 4,500 क्यों बिक रही है, जो कि एमएसपी पे है। और 25 क्विंटल अब हटाइए, जब किसानों को नुकसान हो रहा था आप उसमें 25 क्विंटल की जो आपने गाइडलाइन तय करी उसको हटाइए ताकि किसानों को फायदा तो मिले। दूसरी, एक फसल के लिए बीमा होता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार में मोदी जी लेके आए थे 2021 का। आज तक किसानों को फसल बीमा नहीं मिल रहा है और किसानों ने कई बार धरने प्रदर्शन किए, जिनका बकाया है उनका। तो क्या सरकार के पास ये गाइडलाइन तय करेगी, क्योंकि ये विषय केंद्र की सूची का है। तो यदि किसान बैंक का पैसा नहीं दिया, बैंक तो ब्याज और पेनल्टी दोनों लगाएगा, जो कि बीमा कंपनी देती नहीं है। और उसके अंदर भी घोटाला है, उसमें 10 कंपनियां, 3 कंपनियां सरकारी है जो तो नो लॉस नो प्रॉफिट है, 7 प्राइवेट है जो 40,000 करोड़ का बेनिफिट है। 2021 तक का ये आंकड़ा है। आगे लेता हूं, अब इसके अंदर आते हैं किसानों के जो बीज है, जो अंतरराष्ट्रीय लेवल के बीज हैं वो नहीं होते, जिसकी वजह से पिछली बार हिंदुस्तान में कॉटन की फसल बहुत ज्यादा खराब हो गई तो किसानों को नुकसान उठाना पड़ा था फसल में, और वो भाव में भी उठाना पड़ा, प्रोडक्शन में भी उठाना था। जो 10,000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही थी वो 6,000 रुपए प्रति क्विंटल भी अब की बार जो अभी बुआई हो रही है वो भी रकबा गिर गया है। तीसरी बात है, अभी जो इंदिरा गांधी नहर का पिछले 6-7 साल से मेंटेनेंस चल रहा है पंजाब और राजस्थान में, अब की बार बीजेपी सरकार ने आते ही वो भी रुकवा दिया। और जो बांधों के अंदर हिंदुस्तान के टोटल बांध आएंगे, इसमें राजस्थान का भी शामिल होंगे, का 30% मिट्टी जमा होती है। मिट्टी क्यों जमा हो जाती है? क्योंकि बारिश के साथ जब पहाड़ से पानी आता है उसमें मिट्टी बहती है, उसके निकालने के इन्होंने कुछ नहीं किया। और सरसों के साथ एक प्रॉब्लम और हुई कि जो बाहर से पाम ऑयल और सोयाबीन और रिफाइंड होता है उसमें 34% एक्साइज था,
जो केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया। भरतपुर के अंदर तो 125 सरसों मिल थी, जिसमें 100 तो बंद हो गई, और पूरे हिंदुस्तान में 40% बंद हो गई। और जो सरसों 6000 बिक रही थी वो 4,500, सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दी। और जहां से ये आंदोलन चल रहा है वहां किन्नू का प्रोडक्शन होता है, किन्नू अपना बांग्लादेश सबसे ज्यादा जाता है। तो बांग्लादेश सरकार ने क्या किया, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। जो किन्नू अपना यहाँ से 20 रुपए तक बिकता वो अब की बार 8 रुपए तक किलो तक बिका। और एक कृषि संयंत्रों पर जीएसटी का मामला है, कहते हैं सरकार ये दे रही है, ये दे रही है, 12 से 18% जीएसटी लगा रहे हैं। और यदि कोई बड़ा पूंजीपति हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज खरीदे तो उसमें 5% भी है। और जो केसीसी पे ब्याज है, एक विषय ये भी है, केसीसी पे ब्याज जो आज से पहले 7% हुआ करता था, और 2014 के बाद वो बढ़ा के 12-13 जो प्राइवेट बैंक है, कॉर्पोरेट सेक्टर के बैंक है, जो केंद्र की सरकार के अधीन आता, वो 14-16% तक ब्याज ले रहे हैं। इसके अंदर कुछ नहीं किया। एक पंजाब और हरियाणा से हिंदुस्तान राजस्थान के नॉर्थ में पानी आता है, जिसका भाजपा सरकार आने के बाद 1200 क्यूसेक पानी काटा गया। और एक एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि 2014 से 2022 तक 1,04,75 किसानों ने आत्महत्या की, और उसके 2016 के बाद आत्महत्या के आंकड़े केंद्र सरकार ने बताने बंद किए। और किसान सम्मान निधि है, तो मैं पूछना चाहता हूँ मेरे मित्र से कि इस बार जो बजट आया उस बजट में 14% किसानों की और कटौती की गई। क्या पहले आंकड़े वाले आंकड़े गलत थे या अब वाले गलत है? चलो ठीक है, कृष्ण कुमार जी बोलिए। ठीक है। और दूसरा मैं बता देता हूं, जब जब किसानों ने अपनी मांग की है, आप पूरे विश्व के अंदर आंदोलन देख लिए, किसानों का आंदोलन अभी 10 देशों में आंदोलन चल लिया, कहीं भी ऐसा नहीं है। और हिंदुस्तान में किसान आंदोलन करते हैं तो कभी किले रोपी जाती हैं, मुकदमे ठोके जाते हैं। और जो पहला किसान आंदोलन था तो 1.5 लाख किसानों पे मुकदमे कर दिए, और अब की बार इन्होंने तो नया ही चाल चल दिया का पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया, मुकदमे ठोक रहे हैं, मुनादी कर रहे हैं कि आप आंदोलन में गए तो आपकी जमीनें नीलाम करेंगे, पासपोर्ट जब्त करेंगे और आपकी प्रॉपर्टियां जब्त करेंगे और बच्चों के एडमिशन काटेंगे। ये इस तरह का। और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, 750 किसान पहले से जैसे किसानों को। ठीक है, कृष्ण कुमार जी बोलिए। जाखड़ साहब ने पूरा का पूरा लेक्चर दिया है कि भाई किसानों के साथ भाजपा की राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बहुत अत्याचार किया है। जबकि ईमानदार बात तो ये, सरकार बनने के 100 दिन के बाद तो अधिसूचना जारी हो गई थी। किसानों के साथ पिछली बार बीज घपला हुआ और कपास में बीज गड़बड़ हुई। अरे भाई, मोदी जी ने बीज थोड़ी भेजा था, बीज तो राजस्थान सरकार ने उपलब्ध कराया था। अगर उसमें कोई गड़बड़ थी तो जिम्मेदारी लीजिए। और जनता को आपकी गड़बड़ समझ में आई, इसीलिए आपको सत्ता से बाहर किया। बिल्कुल जाखड़ साहब, मैं आप जितना समय नहीं लूंगा, आपको मौका दूंगा। जाखड़ साहब, ये सारा जो विषय है, ये भूमि विकास बैंक ने अपने स्तर पर नीलामी की है। और ये नीलामी क्यों करनी पड़ी? क्योंकि आपने किसानों को कहा था, राहुल गांधी गिनती गन कर गए थे 1, 2, 3, 10 और कर्जा माफ। तो वो कर्जा भी माफ नहीं हुआ ना। हो गया था तो नीलामी क्यों हो रही है? आप अपनी जिम्मेदारी से भाग क्यों रहे हैं? आपने जिन बातों का वायदा किया था वो वायदे पूरे नहीं हुए। अच्छा ठीक है कृष्ण कुमार जी, आपने बड़ी अच्छी चीज बोली। सरकार को ध्यान आया, तुरंत संज्ञान दिया गया है, कृष्ण कुमार नीलामी की जी, गई है। आपने बड़ी अच्छी चीज बोली। जिस तरीके से अभी भीमराज जी ने आप कह रहे हैं कि लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया, लेकिन उन्होंने उस लेक्चर में ये नहीं बताया कि 1 से लेकर 10 तक तो हमने भी कहा था कि हम कर्जा माफ कर देंगे। उसका क्या हुआ? वो बात 16,000 करोड़ रुपए माफ किए थे। आप गुनिए उसके सहकारी बैंकों को। इन्होंने सहकारी बैंकों का ये कहा कि हम 22,000 करोड़ के लोन दिए, और लोन दिए हैं 19,000 करोड़ के। थोड़ी तैयारी कर ली। और देखो ये जो आंकड़ों का खेल है, भीमराज जी, आप भी किसी के पढ़े हुए लिखे हुए आंकड़े पढ़ कर नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी की थी। जानू भाई साहब, आंकड़े सरकार द्वारा जारी किए गए, वही बोल रहा हूं मैं। मेरी तरफ से आंकड़े जारी नहीं कर रहा, मैं आंकड़े जारी। भीमराज जी, रोड़ा बना हुआ है कि नहीं? आप ये सरकार ने किसान के हित में कौन कौन से कानून बनाए हैं? गहलोत जी ने 5 साल में किसानों के नाम पे राहुल गांधी की 10 की गिनती के बाद कितने किसान हितैषी कानून बनाए? अच्छा ठीक है, लेकिन भीमराज जी 2019 से 2022 के बीच में आप लोगों ने भी तो किसानों को नोटिस भिजवाए थे कि सरकार जो जमीनें नीलाम करेगी। कांग्रेस सरकार ने भी भिजवाए थे, नीलामी हुई भी। अब ये मत कहिएगा आपकी नहीं, हमने तो नोटिस भेजे नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि 6 महीने से सरकार है बीजेपी की, क्या सरकार की मशीनरी पे पकड़ नहीं है? और इस आचार संहिता के चलते निकाल दिया। और जो बैंक है भूमि विकास बैंक, ये राज्य सरकार की सूची का विषय है, और राज्य सरकार की इसमें पकड़नी, इसलिए नोटिस निकाले गए। और नोटिस निकाले गए, ये निर्णय राज्य स्तर पर नहीं, शाखा का निर्णय था। सवाल मैं कुछ पूछ रहा हूं, आप आ जाते हैं सीधा बीजेपी पे। एक सेकंड,
यदि इस तरह की नीलामी का नोटिस निकाला जाता है तो फाइल अप्रूवल के लिए जयपुर आती है। जानू साहब, पहले अधिकारी से पूछ लेना और पता कर लेना, और अधिकारी ने जयपुर से परमिशन दिया तभी आदेश निकलता है, ऐसे आदेश नहीं निकलता है। शाखा अपने स्तर पे नहीं निकालती है। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो आदेश तो आपने निकलवाया था ना, सरकार के ध्यान में आते ही तो सर्कुलर जारी हो गया है। नहीं तो भीमराव जी, आदेश तो 2019-2022 के बीच में आप लोगों ने भी निकलवाया था। सरकार एक चीज तो बता दे कि इस सब्जेक्ट में हमारी पकड़ है, कोई एक सब्जेक्ट का मेडिकल में देख लिए कैसे लोगों की जाने जा रही जनता में है, पकड़ है, इसीलिए राज में आए। तो आप बताइए। और जो जिन बीज कंपनियों की जिक्र करे हो, बीज कंपनियों का लाइसेंस केंद्र सरकार का दिया हुआ था, आप लाइसेंस चेक कर लेना। राज्य सरकार का दिया हुआ एक ही बीज कंपनी का था, आप पता कर लेना। और जिसमें दो तो गुजरात की थी आपके, जिन्होंने बिट्टी का भी नकली बीज दिया था, आपको नोटिस में हो तो पता कर लेना। और जो आपने इसके अंदर सरकार का बात करते हो बार बार, तो मैं आपको गिना भी देता हूं कि किन किन चीजों के अंदर सरकार ने जो सब्सिडियां कम की है उनका भी आप पता कर लेते ना। अन्नदाता योजना में आपने 2200 करोड़ किया, 1738 करोड़ कर दिया। यूरिया के अंदर 1,28,000 की तरह 1,19,000 करोड़ कर दिया। फसल बीमा में 15,000 करोड़ देते, 14,000 करोड़ कर दिया। खाद्यान्न स्टेट मूवमेंट था, उसमें 13,200 था, उसका 7,075 करोड़ कर दिया। और केंद्र के सांख्यिकी मंडली रिपोर्ट कहती है 431 प्रोजेक्ट तो सिर्फ आपकी कमी केंद्र सरकार की लेट लतीफी के कारण 4,82,000 करोड़ के ये अटके हैं। और किसान सम्मान निधि की बात करता हूं, 2022-23 में 72.60 लाख किसान थे, और 2023 में आपने 61,37,000 कर दिए। तो क्या पहले वाले आंकड़े जुटे हैं या अब वाले जुटे हैं? और आपने अमाउंट भी उसके अंदर कम कर दिया, फिर आप मानने को तैयार नहीं हो। और किसान सम्मान निधि दे रहे हो, जो डीजल पेट्रोल महंगा होता है उसकी वजह से 2,000 रुपए प्रति एकड़ बोनी महंगी हो गई है। अच्छा, जब आपकी सरकार थी, अब डीजल पेट्रोल सस्ता था? आपकी सरकार जब थी, जब डीजल पेट्रोल सस्ता था। मेरी बात सुनिए, अब आप केंद्र पे आ जाएंगे यार। अभी तो 10 साल से केंद्र में सरकार तो आएंगे नहीं क्या? कैसे नहीं आएंगे बताओ आप? आएंगे नहीं क्या? सवाल नहीं पूछेंगे क्या? और प्रदेशों में भी तो सस्ता है पेट्रोल डीजल राजस्थान के मुकाबले। राजस्थान में भरतपुर में कुछ और मिलेगा, ठीक है, और किसी और जिले में आप जाते हैं वहां कुछ और पेट्रोल के दाम है, इसमें भी तो फर्क था। हिंदुस्तान का सबसे महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान सरकार बेचती थी, सबसे महंगी बिजली राजस्थान सरकार बेचती थी। अब 6 महीने में तो सस्ता। निश्चित रूप से हमने कम किया है, ये तो अंतरिम बजट है, पूरा बजट आने दीजिए, आपको और भी राहत मिलेगी। पता कर लीजिए, हमने 3,77,000 किसानों को कनेक्शन दिए थे और लाइट फ्री दी थी उनको। मुझे तो एक चीज समझ में भीमराव जी ये नहीं आती है, किसानों को तारबंदी का दिया था, ठीक है भीमराव जी, मुझे एक चीज ये समझ में नहीं आती है कि आप लगातार ये कहते हैं कि भाई भाजपा ने ये किया वो किया, सब परेशानी आप गिरा लेते हैं, हम लोगों ने ये किया, हम लोगों ने इतना दिया किसानों को। अगर आप लोग इतना दे के ही बैठे थे किसानों को, मूलभूत सुविधाएं आप दे रहे थे, नौकरियां आप दे रहे थे, तो फिर आपकी सरकारें चली क्यों जाती हैं? सरकारों का सर्जी जाने का ये है कि राजस्थान में मिस मैनेजमेंट कीजिए, वरना सरकार को ये 1 लाख वोटों का फर्क रहा, कुछ ज्यादा फर्क नहीं रहा। और बीजेपी तो ये भी कह रही थी हम ये तो एक फॉर्च्यूनर में आएंगे, हम 180 आएंगे। वो बीजेपी वालों से आप एक बार सवाल कर लेना। और जो मैंने आंकड़े पूछे किसानों के बारे में, तो प्रवक्ता महोदय ये भी बताएं कि जो मैंने सब्सिडियां घटाई है किसानों क्यों घटाएगी, क्या पहले वाले आंकड़े जुटे हैं या अब वाले? चलिए ठीक है, आपने आंकड़े गिनाए, मैं पूछ लेता हूं। और एक सेकंड रुकिए। दूसरा मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी प्रवक्ता महोदय से कि 3 काले कानून लाने वाले सरद मराठे संजय मरीवाला कौन थे, और क्या उनके कानून लागू होने से पहले अडानी ने कुरुक्षेत्र में गेहूं के गोदाम कैसे बना लिए? और तीसरा सवाल यह है कि एफसीआई के अंदर आज के दिन 7 साल का सबसे कम गेहूं स्टॉक क्यों है, और 2018 के बाद एफसीआई का बजट क्यों रोक रहे हो? आप इन सवालों का जवाब दीजिए, फिर पूछिए, आपको पता चलेगा। ठीक है, कृष्ण कुमार जी बताइए। बिल्कुल, देखो एफसीआई की चिंता ये कर रहे हैं जैसे एफसीआई को सारा फंडिंग गहलोत साहब करते थे। अरे भाई, भारत सरकार का उपक्रम है, भारत सरकार चिंता करेगी। 10 साल से हम सरकार में हैं, आपको चिंता कैसे नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? आप केवल आंकड़ों के खेल को मत खेलिए। दुनिया में सारे गेहूं सप्लाई का काम यूक्रेन से होता था और यूक्रेन युद्ध में उलझा है। हमने गेहूं के एक्सपोर्ट को बैन किया है, चावल के एक्सपोर्ट को बैन किया है, और हमारे यहाँ खाद्यान्न की महंगाई नहीं बढ़े उसका प्रबंधन किया है। 80 करोड़ लोगों को हम अनाज फ्री बांट रहे हैं, और आप कह रहे हैं स्टॉक कम क्यों है? तो जाकर साहब जो हकीकत है उसको समझो। और जिस समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात कही। सब्सिडी के विषय पर आप सवाल उठा रहे हैं। WTO में यहाँ समझौता करके कौन आया था? और WTO अपने किसान को कितने % सब्सिडी ग्रांट करने की अनुमति देता है? 10%। हमारे यहाँ कुल मिलाकर कितना % बनती है? जो कमियां हो रही हैं वो WTO के साइन करके देश को सरेंडर कौन करके आया था? आपके मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस सरकार। और अब आप विलाप कर रहे हो
किसान को अरे, डबल अरे, धोखा आपने दिया है, इसीलिए आप दिल्ली की सरकार से और प्रदेश की सरकार से बाहर हुए। अभी तो क्या है कि मुद्दे बहस चल रही है, थोड़ी देर डिबेट और चली, आप नेहरू जी पे भी चले जाओगे, पर सवाल जो वर्तमान का है उसका जवाब नहीं मैंने ठीक आपसे है, पूछा। वर्तमान का और ये सवाल भी आप बात पूछ रहे हैं तो आप नेहरू जी ये भी तो पर बताइए ना, मैं आप चाहता जब हूं बीजेपी पे आ रहे हैं कि एक भाई सेकंड, किसानों की सरकार, एक सेकंड मैं ये पूछना चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र में अडानी का गोदाम है, उसमें कितना गेहूं स्टॉक और किसके सारे पे परमिशन दी गई, और 7 साल में ये जो एफसीआई में गेहूं है वो कम क्यों है, एफसीआई का 2018 से बाद बजट आप दे क्यों नहीं रहे हो, मैंने सवाल ये पूछा था। वो समझौता में मत जाइए, आप वर्तमान की बात कीजिए। और जो आपने नोटिस भाई निकाला अडानी को तो 600 एकड़ जमीन गहलोत साहब ने दी थी, और सुनो उन्होंने मेरी बात, उस उन्होंने परिणाम एमओयू किया है, एमओयू नहीं हमें है। पता नहीं। अरे आपसे पूछ रहा हूँ कि गेहूं का स्टॉक कुरुक्षेत्र में क्यों कर रहे हैं, वो आप इसका जवाब नहीं दे रहे, और एफसीआई का 2018 के बजट का सवाल का जवाब नहीं दे रहे, तो आप बात को घुमाइए, मत, जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। और आप ये बताइए कि जो पूंजीपतियों का 16 लाख रुपए कर्जा का आपने 16 अगर लाख करोड़ का नियमों का माफ किया है, पालन करते तो हुए, उसका आप जवाब दीजिए। और अगर किसान नियमों मामले का में पालन दोगला करते व्यापार हुए क्यों कीजिए। कर रहा और है, आप ये बताइए आपको क्या, मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक चीज और पूछिए, क्या जो 3 काले कानून के लिए आपने 11 सदस्य जो नीति आयोग ने कमेटी बनाई थी, उसमें पतंजलि, महिंद्रा, अडानी, अंबानी, बिग बास्केट सब बन गए, क्या किसान नेता को लिया, किसान संगठन को लिया, किसानों से राय ली? क्या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर शरद मराठे किसानों को बताएगा क्या खेती कैसे की जाती है? आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो? पर मैं बता देता हूं, शरद मराठे ने यह कहा था देश में अभी कोरोना फैला है, ये 3 काले कानून है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और नीति आयोग के शशिकांत ने यह कहा था कि अभी भी देश में कोरोना फैला है, सवाल भी आपका, पर आप जवाब उस भी पे आपका। नहीं जाओगे, नहीं वही, उस पे नहीं दीजिए नहीं जवाब ठीक का है 3 ठीक है और ठीक वो है दोनों जाकर साहब, सॉफ्टवेयर इंजीनियर गुजराती थे। अब जाकर साहब आप ले दे के गुजरात क्यों पहुंच जाते हैं? गांधी जी भी गुजराती थे, गांधी जी भी गुजराती थे। एक सेकंड में तनु साहब टाइम दीजिए। गांधी जी गुजराती थे, सरदार पटेल भी गुजराती थे। एक सेकंड मैं जवाब दे देता हूँ। 84 देशों के अंदर 110 मूर्तियां गांधी जी लिखती हैं, और जहां भी जाते हैं हिंदुस्तान से बाहर, तो मोदी जी को कहना पड़ता है कि मैं नेहरू और गांधी के देश से आता हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं, क्या जाकर साहब बिल्कुल गलत बयान दे रहे हैं और आप। 84 पढ़ लेना। नहीं नहीं जाकर साहब, इस समय देश की स्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पहुंचा दी, आप कहाँ रह रहे हैं? बिल्कुल पहुंचा दी। वो तो कमला हैरिस से पूछिए ना, कमला हैरिस ने कहा था कैसे आप संवैधानिक संस्थाओं एक एक करके बेच रहे हो, कोई भी नहीं पहुंचाई, देश को गर्त में डाल दिया है। और आप शिक्षा का लेवल और सुनिए, और शिक्षा का स्तर आप विश्व लेवल पे पता कर लीजिए कि पहले 200 के अंदर टॉप 200 में एक यूनिवर्सिटी आया करती है, अब 300 में भी नहीं आ रही है। और पहले 35% युवा जो ग्रेजुएशन पार कर जाते थे, उसका आंकड़ा 28% है। आप कह रहे हो कहाँ आंकड़ा? अच्छा, सारे आंकड़े जो आ रहे हैं सब झूठे बता दिए ना आपने। एक सेकंड आपने कह दिया ना कि सारे आंकड़े जो आ रहे हैं वो सब झूठ है, विदेश में भारत का डंका बज रहा है वो भी झूठ है। मेरी बात सुनिए, जब आप एक बात बताइए, 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने झूठ है, जब सुनो, भुजिया बनाने वाला लड़ाकू सैनिक उपकरणों की दृष्टि से आत्मनिर्भर बन गया, ये भी झूठ है। अच्छा, आपको पता है गृह मंत्री ने क्या बोला? मैं आपको चलो एक चीज बताता हूँ, ठीक है जाकर साहब, ठीक है जाकर साहब, गृह मंत्री अमित शाह ने एक चीज बोली आज। कौन सी कर रहा है? अच्छा ठीक है जाकर साहब, मैं आ रहा हूँ। अब देखिए आंकड़ों से कुछ नहीं होगा, वो जग जाहिर चीज है कि भारत कहाँ पर आज मौजूद है। भारत पहले कहा था अर्थव्यवस्था में, आज कहाँ पे बहुत फर्क है पहले के मुकाबले में। जाकर साहब, आज गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी सटीक लाइन चीज बोली कि अब चुनाव का समय चल रहा है, 4 तारीख के बाद राहुल गांधी जो है वो वैकेशन पे जाने हैं। वो तो अमित शाह से पूछिए कि आप अपने बेटे के साथ दुबई वाले बंगले में जाओगे या अपनी पुरानी फाइलें खुलवाओगे, वो तो उस समय पता चलेगा 4 तारीख को क्या होता है, ठीक है ना, वो पता कर लेना। और दूसरी बात मैं कह देता हूँ, अमित शाह तो राहुल गांधी से तो मुकाबला नहीं करे, वो अमित शाह से तो लाख गुना ज्यादा पढ़ा लिखा है। अमित शाह अपनी डिग्री तो बताई जनता को, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ। और देश के अमित शाह को यह कहना चाहिए था कि मैंने देश के किसानों, मजदूरों, छात्रों और महिलाओं के लिए ये किया, वो बताने को कुछ नहीं है, तो सीधे आरोप लगाए जाते हैं। तभी आप कह रहे हो, दानू जी कह रहे हैं आप आंकड़े बता रहे हो, तो मैं आंकड़े इसलिए बता रहा हूँ कि ये हालात है, इस हालात को आप स्वीकारिए। इनको देश के मूलभूत मुद्दों पे बताने को कुछ नहीं है, तो आज अमित शाह को नरेंद्र मोदी को भी बताना चाहिए कि मैं आपने 10 साल मेरे को सेवा करने का मौका दिया, मैं देश का प्रधान। अच्छा ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया, आपका कहना यही है ना? आपको पता है ये चुनाव पीएम के नाम, पीएम के चेहरे पे ही हो रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि किसानों और मजदूरों के क्या लिया? अभी आज से 3 महीने पहले तो 10 करोड़ 73 लाख नरेगा मजदूरों को बाहर निकाला है, आप पता कर लीजिए। और कितनी संवैधानिक संस्था एक एक अपने परम मित्रों को, वही लोग फिर बीजेपी को वोट देकर सरकार बना देते हैं उनकी। जाकर साहब, इतने सवाल मुझे एक साथ याद नहीं रहेंगे, एक एक करके पूछ ले। एक एक करके पूछ लेता हूँ, क्या बात है, पूछने क्या बता दे। जाकर साहब, प्रधानमंत्री ने कोई काम नहीं किया,
फिर भी हम तो उसके गणाइए चेहरे ना, गणाइए तो। और आपने बहुत कुछ क्या किया, जाकर साहब कमाल करते हैं आप जनता को मैं बताइए। मानता हूँ कि और विपक्ष में आप, पर इतना भी मत बोलिए, इतना अच्छा नहीं लगेगा। आप एक तो चीज सर जी बताइए, आप भी इतना गुणगान मत कीजिए। आप एक ये चीज बताइए जाकर साहब कि ये बताइए ना, किसानों के आप ये लिए कह रहे आप हैं, ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया। आपको पता है ये वाला चुनाव पीएम के चेहरे पर हो रहा है। आप बीजेपी का गुणगान मत कीजिए। मैं आप गुणगान बीजेपी का नहीं कर रहा, मैं ये देश लो। का कर रहा हूं। आप कह रहे हैं हाँ कि तो देश आप ये का स्टैंड ही बताइए, नहीं कर रहा है। आप बीजेपी का प्रवक्ता मत बनिए। मैं बीजेपी के प्रवक्ता नहीं बन रहा, मैं ये कह रहा हूं कि देश कहां स्टैंड कर रहा है, पहले कहां स्टैंड करता था, आज कहां स्टैंड कर रहा है। जमीन और आसमान का फर्क है दोनों चीजों में। आप उस चीज को समझ रहे हैं? मैं आपको यही तो बोल रहा हूं ना। जो मैंने आपसे सवाल, आपके हाँ। माध्यम से सवाल पूछा कि जो एजुकेशन का सेक्टर है उसका आपको ध्यान होना चाहिए। जब आपको इस बात का ध्यान नहीं है, जब मैंने मेडिकल सेक्टर पूछा कि आप जाइए मेडिकल में, जो देश की पानी चाइना रोक रहा है, ब्रह्मपुत्र का पानी बांध बना के उसने पानी रोक दिया, पेट्रोलिंग पॉइंटों पे वो कब्जा करता है। सोनम वांगचुक बार बार कह रहे हैं नेपाल ने 700 हेक्टेयर भूमि पे अपने पे कब्जा किया। आपको इन मुद्दों पे बोलिए ना। पुलवामा हमले का आज तक सच नहीं आया, अग्निवीर पे ये कुछ बोलने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार के अधीन मंत्रालयों में 30 लाख सीटें खाली है, आप उन्हें भरने का क्यों नहीं कर रहे? और एक सिर्फ चंद पूंजीपति मित्रों को क्यों फायदा पहुंचाना चाहते हो? आप ये चीज बताइए। और जो कंपनियां भारत सरकार की थी उनको अच्छे आजकल वो चंद बोलने लगे, पहले अडानी अडवाणी बोलते थे। तो अंबानी अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा जाकर साहब मैं तुरंत आपके पास लौटूंगा। ठीक है, दो बेच रहे हैं, दो खरीद रहे हैं, और बोल देता हूँ। जाकर साहब ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। आपके थोड़ा अंधेरा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, एक बार थोड़ा लाइट का प्रबंध आप जरूर कीजिए। मैं बाहर था और मैं रुक के आपसे डिबेट कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। जानू साहब बोलिए। अब तमाम देखो सवाल जाखड़ की तरफ साहब से जो पूछे बहुत गए। सारे आरोप लगा रहे हैं सेना के क्षेत्र में, इन 10 सालों में देश आत्मनिर्भर हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने तो जेएनयू और एक वो बंगाल वाली यूनिवर्सिटी बनाई थी। कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय बने हैं जानकारी है जाखड़ साहब आपको? प्रत्येक जिले में बिल्कुल जानकारी है जाखड़ साहब आपको? यानी कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है शिक्षा में, चिकित्सा में, अंतरिक्ष में, रेल में, सड़क में, वायु में, चंद्रमा पर, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां हम आत्मनिर्भरता की ओर नहीं बढ़ रहे? और आपको पता नहीं क्यों लगता है आप केवल राहुल गांधी को फॉलो करते होंगे, अन्यथा जो दुनिया में लोग बैठे हैं पासपोर्ट लेकर भारत का, उनसे पूछिए कितना सम्मान बढ़ा है भारत के पासपोर्ट का। जाखड़ साहब सच्चाई को नकारने से और राहुल गांधी को ही और उसको ही फॉलो करने से दिक्कत ये आती है कि जनता से कनेक्शन कट जाता है और चुनाव 414 जीतने वाली पार्टी 40 से नीचे आ जाती है, लेकिन अहंकार 414 वाला ही रहता है। यही कारण है कि आज इंडी गठबंधन बनाने के बावजूद भी कांग्रेस के नेतृत्व को गठबंधन के सहयोगी नेता मानने को तैयार नहीं है। और जिस प्रकार की सिर फुटबॉल आपके खड़गे जी के बीच और आपके बंगाल वाले जो सदन में आपके नेता है उनके बीच सार्वजनिक रूप से दिखाई दे रही है, आपको लगता नहीं कि चुनाव से पहले जिस स्थिति में आप लोग पहुंच चुके हैं, हाल तो 5वां चरण था, 6वां 7वां बाकी है, उससे पहले इंडी की जो सीट फुटबॉल है ममता को लेकर जिसने लात मार दी थी इंडी गठबंधन को और कांग्रेस को कोई सम्मान नहीं दिया था बंगाल में, फिर भी खड़गे जी ममता को कौन से लालच में कसीदा पढ़ रहे हैं, अपने ही नेता को किस प्रकार अपमानित कर रहे हैं। कोई चीज जनता से छुपी नहीं है जाखड़ साहब, सोशल मीडिया का जमाना है, कांग्रेस वास्तव में जनता से कट चुकी है। आप जैसे कुछ डिवोटेड लोग हैं जो परिवार भक्ति कहो या पार्टी भक्ति कहो उसमें लगे जरूर है, लेकिन छाती पर हाथ रखकर जब बोलते हैं तो सच्चाई यह है कि कांग्रेस अंतर्विरोध की शिकार है, इसीलिए बड़े बड़े नेता और प्रवक्ता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, परिवार के पीछे आज भी चिपके हुए हैं। आप और हम अगर ईमानदारी से चर्चा करें तो किसानों को यूरिया के लिए लाइन में लगना पड़ता था, मोदी जी ने नीम कोटेड यूरिया दे करके उस लाइन को खत्म किया है। दुनिया में यूरिया किस भाव बिक रही है और मोदी जी यूरिया का कट्टा कितने में बेच रहे हैं? दुनिया में डीएपी किस भाव बिक रही है? रूस यूक्रेन की लड़ाई के बाद डीएपी की आपूर्ति प्रभावित हो रही है, फिर भी हम उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कर रहे हैं। किसान के लिए किसान सम्मान निधि पर आपने सवाल उठाया, घटाया नहीं बढ़ाया है,
आपने जिस संख्या की बात 14% बजट में बोला गया है। जानू जी क्यों झूठ बोल रहे हो? झूठ बोलने की लिमिट सीमित होती है। अरे जानू जी पता कर लेना, जानू जी पता कर लेना, मैं आपको बता रहा हूँ कि बजट पढ़ना, पहले बजट पढ़ के आता है तब पता होता है बढ़ाया है घटाया। झूठ बोलने से नहीं बढ़ती है, आंकड़े आपकी बजट के बता रहा हूं मैं। और रेलवे की बात कर रही हूँ तो 68,013 किलोमीटर का ट्रैक था, पता कर लेना कितना बढ़ाया है। 13,050 रेल इंजन, सुनिए मेरी बात, 13 अरे कितने बड़े, अरे 68,013 किलोमीटर था वही है। और जो सेफ्टी सिस्टम था उसको, सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए कि मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जो सेफ्टी सिस्टम लागू था 2011 में, उसका कवच नाम बदला था और वो 1450 किलोमीटर चला, उसको आगे नहीं बढ़ाया, एक जोन में है। कौन सी रेलवे की बात कर रहे हो आप लोग? रेलवे को तो स्वीकार नहीं करेंगे ना, तो किसकी स्वीकार करेंगे जो सच्चाई? मैं आपको कह रहा हूँ जानू जी, आप पढ़ के आते, तैयारी करके आते, बताते, और किसानों और मजदूरों की लाशों पे सुनो मेरे मैं भटक नहीं रहे। नहीं, अब देखिए अब सारी चीज गिना दी ना, मुद्दे पे आ जाते हैं ना बीच लौट के। सुनिए मेरी बात, और सुनिए मेरी बात, यूरिया का और डीएपी का बात कर रहे हो तो आप बताइए पहले कट्टा कितने का था और कितने रुपए का था? पहले आता था 50 किलो, अब आता है 40 किलो का। अच्छा भीमराज जी, था 450 का, आज 1200 रुपए का। पता कीजिए आप बाजार में। भीमराज जी, और आप, हाँ जी, 2019 से 22 तक के बीच में आप लोगों ने भी किसानों को नोटिस भिजवाए थे ना, ये बात आप मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं? नोटिस भिजवाए, उनको नोटिस के उन्हें राहत दी और उनका 16,000 करोड़ का लोन भी उन्हें माफ किया था और 1,000 गौण मंडियां लगा के, ताकि किसान को खेत के पास फसल बिके, वो भी फायदा हमने दिया था। इन्होंने आते बंद किया। ये भी बता दो कितने किसानों की जमीन नीलाम हुई? किसकी? और दूसरी और बता दो, तो जिन किसानों की जमीन नीलाम हुई थी ना, वो केंद्र की सूची के विषय थे, केंद्र सरकारी बैंकों की। और जो सरकार केंद्र, हंस क्या रहे हो, पढ़ के आते जानू साहब तो पता चलता। और सहकारी बैंक की कोई केंद्र ने घोषणा की किसान के कर्ज माफी की घोषणा आप करते हो? अरे केंद्र ने ये भी, अरे केंद्र ने तो ये भी कहा था 2022 में आमदनी दोगुनी करते मोदी जी ने थोड़ी कहा था। अरे क्या समान निधि बात कर रहे हो? किसान अरे किसान समान निधि तो एक किसान को आपने भ्रमित किया, सरकार ने वापस किया, माफी मांगते। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए कि 2022 यूपी की रैली में मोदी जी ने कहा था हम किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी कर दे। क्या हुआ उस वादे का? कहां गया? निश्चित रूप से परिस्थितियां विपरीत रही, कोरोना आ गया, विचित्र स्थिति का शिकार रहा, लेकिन फिर भी कृषि क्षेत्र को मिलने वाली सुविधा और अनुदान में लगातार बढ़ोतरी हुई है, चाहे वो एमएसपी के रूप में हुई, चाहे किसान सम्मान निधि के रूप में हुई, चाहे विभिन्न प्रकार की सब्सिडियों के रूप में हुई है। WTO ने तो एक सेकंड जानू जी, परिस्थिति पैदा की, उससे संघर्ष करके सफलता हासिल की है, सुनिए सरकार ने की। एक बता, आरसीपी कानून क्यों ला रहे थे आप? साथ देशों से समझौता करके आप कह रहे थे सबको हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्री करके बेचेंगे, उसका किसानों ने विरोध किया, तब आप चुप क्यों थे? तो आप 750 किसानों की हत्या लेने के बाद कानून वापस क्यों लिए? किन पूंजीपतियों के इशारों पे ले रहे थे? आप बोलेगे नहीं? आप एक सेकंड सुनो मेरी बात, गिरी एक सेकंड एंकर महोदय, गिरीश जलील पत्रकार की रिपोर्ट पढ़ना, तब आपको पता चलेगा कि इसके अंदर काला सच क्या था। पढ़ क्या ना, देश नहीं, सुनिए मेरी बात, आपने अरे सुनिए मेरी बात एक सेकंड। और कोरोना काल की बात करते हो तो कोरोना काल में सिर्फ देश की जीडीपी को बचाने वाला एक किसान हिम्मत था, जिसकी लाशों पे आप लोग किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। किसान आंदोलन उस समय हुआ था, बहुत परिस्थितियों में देखने को मिला था। अब पंजाब में फिर से शुरू हो गया है चुनाव के वक्त, अब उसको क्या कहेंगे आप? मेरे से सवाल है आपका? जी, मेरा ये कहना है, जो किसान आंदोलन चल रहा है उसकी मांग थी कि इन्होंने 2022 में मोदी जी ने जब वापस लिए थे कानून, तब ये बोला था कि मैं एमएसपी कानून आपको लागू करके दूं। वो उस वादे से मुकर के वो उसी वादे को लेके आए हैं और उसी वादे पे डिमांड करें। आप उनसे बात कीजिए ना, आप ये बात ही नहीं करना चाहते। ये तो सिर्फ और सिर्फ मुकदमे ठोक रहे हैं, मुनादी कर रहे हैं, आपकी जमीन नीलाम कर देंगे, पासपोर्ट जब्त कर देंगे, खाते बंद कर देंगे, जेलों में डाल देंगे। आप बैठ के बात कीजिए। सिर्फ और सिर्फ ये चुनाव घोषणा पत्र में एमएसपी का वायदा आप लिखित में क्यों नहीं कर रहे? आपने भी तो लोकसभा का चुनाव घोषणा पत्र किया है, तो आप बता दीजिए। अरे आपको पता नहीं है? सुनिए, अरे अब यार WTO ला रहे 10 साल से तो आप हो सत्ता में, WTO को कहां से आ गया? आप 10 साल से तो आप हो सत्ता में, आप कैसे बातें कर रहे हो? अरे सुनो, आपने कोई कानून नहीं लागू किया क्या 2014 के बाद? क्या ये कानून इसमें भी कोई कानून?
सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आपने हमें किया है। किसान ने वोट दिया, हम सत्ता में आए। सुनो, अरे सुनो, आप वोट लिए वो तरीका भी पता है कि किसानों की बेटों के लाशों पे लिए वोट लिया था, वो भी पता है। और कैसे किसानों की लाशों पे आपने राजनीतिक रोटियां सेकी है। आप अरे आपके सर, रावण ये का साल खाना 2 ले साल लीजिए, अच्छा लगता सोहेल। है चलना, उस लंबी कहानी क्यों नहीं चल क्यों सकती नहीं? इन सब चीजों से। तो फिर हाँ, बहुत अच्छा कहा एंकर मोदी। तो आप ये दस बात तक जानू जी को गिनती सुनो गिन सुनो, के क्या हो एक गया? सेकंड, एक सेकंड, जानू जी, एंकर मोदी से ये बात जानू जी को बोलिए कि WTO की बात बार बार बात नहीं करिए। आप पहले उनको बोलिए, फिर मेरे को बोलिए। मैं तो ताजा मुद्दे की बात कर रहा हूँ, तब आप बोल रहे हैं पुराना हो गया, इन वाला ताजा हो गया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बीजेपी प्रवक्ता मत बनिए, ठीक है ना? आप करिए तो दोनों तरफ एक जैसी बातें कीजिए। जब आप तो कह रहे हैं हमारे वाला तो पुराना हो गया, और ये पुराने साइन के मुद्दे को कर रहे हैं, जब वो तो नया हो गया। कैसी बातें कर रहे हो आप मुझे लगता है पत्रकारिता में नए हो, आपको तो फील्ड का ज्ञान होना नहीं नहीं, चाहिए, अब फिर आप बात ना करिए। आप मुझे ये मत बताइए कि किस चीज का मैं ज्ञान है, बिल्कुल किस चीज बताऊंगा। का तो ज्ञान नहीं है। आप मैंने कैसे क्या कह बोला सकते आपको? हैं? आप कैसे कह सकते हैं? आप नहीं, आपका मुद्दा आपकी नहीं है, आप बौखलाहट कैसे जो है कह वो सकते साफ हैं? नजर आ जब रही मैं है, बात नहीं, बहुत जब आप बौखलाहट जानू आपकी जी को नजर आ रही है। बोलेंगे, मैंने आपको क्या कहा, आप पहले आप उस चीज को ध्यान से सुनिए। मैंने आपको ये मैं बोला है आप कि सुनिए, आप मेरी ये बात कह रहे ध्यान हैं से। कि इस आप चीज को वोट दे रहे आप हैं इस या मैं किसानों को आपको नुकसान कहना चाह पहुंचाया जा रहा है। मैंने ये कहा आप कि ये किसान, सब आप चीजें साल किसानों 2 को साल से आप ज्यादा नहीं ऐसे चल कैसे बोल सकती। सकते हो? आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि ये मुद्दा पुराना हो गया? कैसे बोल मैंने सकते हो? मैंने मैंने ये जब चीज बोली, मुद्दा पुराना आपने हो बोला गया। है पहले आप किसानों के ध्यान लिए, से सुनिए ना, आप सुन ही नहीं पा रहे हैं। आपकी आप मेरी बौखलाहट इतनी ध्यान से ज्यादा हो चुकी सुनिए है, आप ये और समझ आप नहीं इसको पा रहे कि इसको मैं बंद क्या बोल कीजिए। रहा हूं और जानू जी आप क्या ध्यान बोल से रहे हैं। सुनिए, जानू जी बोल रहे हैं वो मैं सुन रहा हूँ, मैं आपको भी सुन रहा हूँ। तो आप ये मत बोलिए, आप एक तरफा बात मत कीजिए, आप दोनों तरफ कीजिए। आप WTO बात कर, जानू जी को बोलना चाहिए। तो वरना आपने थोड़ी दो देर में आपको मोदी मीडिया का सर्टिफिकेट दे देंगे। वो तो कांग्रेस वालों किसका? का काम है, वो तुरंत मीडिया वालों को सर्टिफिकेट दे देते हैं। जानू जी बोलिए आप। तो वो तो आपकी बातों से पता चल रहा है। मैं जाखड़ आपको कह रहा साहब, हूँ जाखड़ साहब, आपने एक विषय और उठाया था कि फसल बीमा का क्लेम नहीं मिला 2021 से। बिल्कुल सही है। 2021 में फसल बीमा का क्लेम लेने के लिए गिरदावरी किसको तैयार करनी थी? शासन प्रशासन किसका था? अब मैं आपको आप फसल पहले बीमा का क्लेम गिरदावरी रिपोर्ट में हाँ, मिलता है, मोदी जी डायरेक्ट देते हैं। अब सुनो, मैं उसका आप पूरा बोल दो 2021 के बारे में, मैं जवाब दे देता हूँ उसका। नहीं, आपने खुद ने कहा है कि फसल बीमा का हाँ, क्लेम मैं 2021 से बकाया पड़ा है। अब मैं किसके आपको कारण पड़ा सुनो है? सुनो सुनो सुनो, फसल बीमा योजना में जानू साहब जो प्रीमियम होता है उसका 49% केंद्र, 49% स्टेट गवर्नमेंट देती है, 2% किसान देता है। और गिरदावरी जो फसल होती है उसकी गिरदावरी फसल निकलने से पहले चली जाती है। और आपको ध्यान होगा कि अभी उसकी 2021 की जो गिरदावरी है वो जब भी साल जमा हो जाती है, वेट नहीं होता। और जो तहसील मुख्यालय और SDM मुख्यालय वहां से गिरदावरी जाती है और वहां कंपनी का एक अधिकारी बैठता है। आप पता कर लेना, आप इसके बारे में, मैं मेरे को पूरा ध्यान है, मैंने इसके लिए पूरी लड़ाई भी लड़ी है। और आज ही कंपनी जाकर साहब, हम सुनो आपकी एक लड़ाई से इनकार नहीं कर रहे हैं। लड़ाई तो आप अभी एंकर साहब से भी लड़ रहे हैं, हमसे भी लड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, 21 से बकाया पड़ा, 23 दिसंबर तक तो आप ही थे सत्ता में। अरे आपने कभी जाकर संसद पर या प्रधानमंत्री के वहां पर किसी पेपर को डेमोन्स्ट्रेशन नहीं किया? अरे एक मिनट रुकिए, आप कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है और राज्य सरकार के द्वारा ज्ञापन दिया, क्योंकि एक सेकंड रुकिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र की सूची का है, मोदी जी लेके आए थे, राजस्थान सरकार का रोल नहीं है। और जिस स्टेट को लागू करवाना होता है वो 49% देता है। आंध्र प्रदेश, गुजरात के अंदर ये लागू नहीं है, बंगाल में भी लागू नहीं है ये योजना, राजस्थान में लागू है। वो इसलिए लागू होती है कि यहाँ की सरकारें हैं, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय, आप पता करो। अच्छा ठीक है, अब जानू जी आप एक चीज ये बताइए, जिस तरीके से देखिए आरोप तो बहुत आपके ऊपर भी लग गए, आरोप मीडिया के ऊपर भी अक्सर लगते ही रहते हैं। 400 पार का नारा आप लोग इस बार दे रहे हैं, थोड़ा सा हट लेते हैं इस मुद्दे से क्योंकि काफी लंबी चर्चा हो गई इस पर। 400 पार का आप नारा दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अब जाखड़ साहब ने साफ बोल दिया कि भाई आप लोग तो कुछ कर नहीं रहे, किसानों को आप लोगों ने खराब कर दिया, जो योजना आप लोग चला रहे हैं वो आप उसमें कुछ किसानों को मुहैया हो नहीं रहा है, रोजगार आप दे नहीं पा रहे, फिर 400 पार का जो नारा बार बार दिया जा रहा है वो पूरा कैसे होगा? किससे सवाल पूछ रहे हो? ये सवाल तो मुझे लगता है मुझसे है। जी जी जी, देखो सीधी सी बात है, हमारे पास नेता, नीति और नीयत है। हमारे पास विजन क्लियर है 2047 का विकसित भारत। हमारे पास उसको करने के लिए एजेंडा भी है, नेता भी है, कार्यक्रम भी है। अब जो इंडी गठबंधन हमारे खिलाफ बना है वो आपस में अंतर्विरोध का शिकार है। और हमें मालूम है इस देश की जनता जिस प्रकार से वोट देती है वो एक ही है कि देश के हित में कौन अच्छा कर रहा है उसको वोट मिलता है। इसलिए हम कह रहे हैं इस बार 400 पार। और उस बात में कोई डाउट इसलिए नहीं है कि जहां हम बहुत कमजोर हुआ करते थे उस बंगाल में आज हम मजबूत हैं। 75 साल में उड़ीसा में पहली बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जहां जहां हम नहीं थे वहां वहां हम प्रभावी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। दक्षिण की हमारी दस्तक अभी जाखड़ साहब महसूस नहीं कर रहे। 4 जून को जाखड़ साहब कहेंगे ये कैसे हो गया।
इसलिए हम कह रहे हैं उत्तर हमारा था, दक्षिण हमारा हो गया है और हम 400 पार जा रहे हैं। तो हिमाचल में भी इस बार सरकार आप लोगों की बनने वाली है क्या? निश्चित रूप से हिमाचल की जो परिस्थितियां हैं और जिस प्रकार का कांग्रेस का अंतर्विरोध है और हमारी पूर्ववर्ती सरकार का और जनता का जो अनुभव है वो हमें साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है जाखड़ साहब, आप बताइए। अब 400 पार के नारे का एक्सप्लेनेशन उन्होंने दे दिया है कि 400 पार जो हम लोग कह रहे हैं वो इस वजह से कह रहे हैं, और अब बचा कुचा हिमाचल है वो भी हमारा होने वाला है। कुछ नहीं है, हिमाचल का तो इनका खोता सपना रह जाएगा। पहले हरियाणा संभाल लो, पहले राजस्थान में अग्निवीर मंत्री दिया था, अग्निवीर मुख्यमंत्री भी इन्होंने दे दिया है। और देश का युवा, छात्र, किसान, मजदूर खपा है। और नॉर्थ ईस्ट की इन्होंने अभी नाम ही ले लिया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ये घुसने लायक नहीं रहे। क्या देश से अलग ही एक सेकंड एक चीज बताइए, देश की महिलाएं और देश सबके लिए सम्मानजनक होती हैं। अमित शाह जी गृह मंत्री का जिक्र कर रहे थे, क्या उन्होंने मणिपुर में दंगा शुरू होने के बाद एक बार भी जाने का सौभाग्य नहीं, क्योंकि चुनावी सभा में चले गए, उसका जिक्र कभी नहीं किया। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि किसान, मजदूर, नौजवान सब इनका इलाज कर रहे हैं और बीजेपी 150 से नीचे सिमट रही है। और अनुजी 4 तारीख को आंकड़ा देख लेना। मैं तो आपको कह रहा हूं कहीं आपके नेता फाइटर चार्टर प्लेन से विदेश की तैयारी में नहीं हो, उस चीज का भी ध्यान रख लेना। और ढूंढने से नहीं मिलेंगे। और मैं तो कह रहा हूं कि ईडी की कार्रवाइयां बंद कैसे होगी? एक चुनाव तो बीजेपी ने लड़के, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लड़ता है। और इन चीजों का ध्यान रखो, देश की जनता की बात करो। देश की संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना सीखो। सम्मान हम कर रहे हैं। सुनो एक सेकंड हम पूछना चाहते हैं, अरे सुनिए ईडी कब चढ़ेगी बताइए आप। एक बात बताइए, तो आप ये ईडी सम्मान कर रहे हैं, तो एक बात बताइए, प्रफुल्ल पटेल, शरद पवार, अजीत पवार थे जिन पे आपने ईडी ने आरोप लगाए थे, उनकी फाइलें कैसे बंद होगी? आप जो बीजेपी फाइल बंद नहीं हुई, तो फिर आप हमारी न्यायिक व्यवस्था की आप बताइए। अब आप ईडी का कह रहे हैं, तो कांग्रेस के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री भी तो, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी तो कार्रवाई की, दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर भी तो कार्रवाई हुई। अगर कुछ भी सबूत मिलते हैं उसी के आधार पे तो कार्रवाई होगी। जाखड़ साहब, तो एक चीज बताइए, कार्रवाई होती है तो क्या बीजेपी के जो शामिल हो जाते हैं उन पे कार्रवाई बंद क्यों हो जाती है? फिर आप इसका जवाब आप ही दीजिए। एक नाम बताइए। आप सबकी बंद हुई, हेमा खांडू की देख लीजिए, अच्छा मुशर्रफ की देख लीजिए, अजीत पवार की दीजिए, प्रफुल्ल पटेल की देख लीजिए, कितने नाम गिनाऊं? और अगर बीजेपी ऐसा कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाते? सुनो मेरी बात, सुप्रीम कोर्ट में गए, आप कोर्ट का रुख करिए ना। अरे सुप्रीम कोर्ट में गए। मेरी बात सुनिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड से आपने किन किन से वसूली की? ईडी को रिकवरी एजेंसी कहां बनाया? ये जनता को आपको बताना चाहिए। ये आप और निर्मला एक सेकंड निर्मला सीतारमण के पति प्रकला प्रभाकर कह रहे हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा घोटाला है तो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड है। आप नोटबंदी का भी दे लिए, नोटबंदी ने आपने क्या किया, किसको आपने ठेका दिया था? आप जनता को बताएंगे क्या? आप कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ हम दो हमारे दल फार्मर्स है, 2 गुजराती खरीद रहे हैं, 2 गुजराती बेच रहे हैं, आप उस पे काम कर रहे हो। आपको देश की मूलभूत मुद्दों पे काम बोलिए और देश के मूलभूत मुद्दे बताइए। आप मूलभूत मुद्दों पे डिबेट कीजिए। आप चारों मिलकर देश को आगे ले जा रहे हैं, लेकिन माँ, बेटा, बेटी और दामाद क्या कर रहे हैं? हाँ बेटा सुनो, मेरी बात सुनिए। आप पुलवामा का पता कर लीजिए ना, वो भी किसके बेटे थे? आज तक आपने सेना ने जांच कर ली, सेना का विषय था। अरे सेना का विषय था, सुनिए मेरी बात। तो एक बात बताइए, सेना का विषय था, एक सेकंड। अरे सेना पे पूरा विश्वास है हमें और सेना का विश्वास है, पर सेना पे एक मिनट रुकिए। सेना ने जांच की, सेना की रिपोर्ट है, आप सवाल कर रहे हैं। इसको सवाल करेंगे, देवेंद्र सिंह डीएसपी कौन था और उसको छोड़ा क्यों गया? और 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया? बताइए ना आप लोग, क्यों नहीं है? वरना ईडी को सब पता लग जाता है, सारी एजेंसी पता, उनका पता क्यों नहीं लगता? आप हिंदुस्तान में पता करके जनता को बताना चाहिए। और सोनम वांगचुक बार बार कह रहा है, तो आप उसके जाके पूछिए ना उसका हालचाल, आखिर आप किन मुद्दों को लेकर आप आंदोलन कर रहे हैं? कांग्रेस के समय भी उसने आंदोलन किया था, 10 दिन किया था। इंदिरा गांधी लोग प्रो चाइना एक्टिविटी करते हैं, उनसे आपको बड़ा प्यार है। बैंक सुनिए मेरी बात, बैंक ऑफ चाइना का लाइसेंस किसने दिया? और टेलीकॉम सेक्टर का एयरटेल का हुआवे को, जेट और बीएसएनएल, वोडाफोन आइडिया का जेटी को, चाइनीज कंपनियों को आपने काम क्यों दिया, जबकि वो पूरी दुनिया में जासूसी लिए बदनाम है? देश की ऐप भी बंद की है। सुनो, अरे तो ऐप बंद हुआ है सर। अरे सुनिए मेरी बात है, ऐप बंद करने से क्या होगा? जो पूरा टेलीकॉम सेक्टर उनको दे दिया, तो ऐप बंद करने से फायदा क्या होगा? पूरा टेलीकॉम सेक्टर दे दिया, पता कर। चलो ठीक है,
सुनिए मेरी बात, आप जानकारी मैं पता कर लेना कि BSNL का काम किसको दिया है, वोडाफोन आइडिया काम किसका दिया, एयरटेल का काम किसको दिया, पहले पता कर लेना। सारा आपके मोदी जी ने उठा के चाइनीज कंपनियों को दिया है, और बैंक ऑफ चाइना की एक ब्रांच खुली है, वो भी मोदी जी हमारे हैं, उनके आपके भी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं जाकिर साहब। तो देश के प्रधानमंत्री है, जब भी तो कह रहे हैं कि आपने क्यों दिया, प्रधानमंत्री होते तो नहीं पूछते, प्रधानमंत्री। चलो ठीक है, अब थोड़ा समय कम है, रोक रहा हूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रोक रहे हैं, दोनों को रोकता हूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रोक रहे हैं, उसके बाद तुरंत हाजिर होते हैं।